नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं नवमास की, यानी कि नवमास। तो नवमास वैदिक ज्योतिष में बहुत ही अधिक महत्व दिया है। जब षोडश वर्ग में विश्लेषण करते कहा गया कि राशि कुंडली के उपरांत नवमास कुंडली सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर सभी वर्गों में नवमास कुंडली को भी शामिल किया जाता है। यहाँ पर नवमास कुंडली जो बल के घटते क्रम में वर्ग कुंडली में अगले स्थान पर नवमास कुंडली है। ग्रहाणाम अंशिकम बलम उक्ति में अंशिकम का अर्थ नवमास ही लिया है। इसलिए विद्वानों का मत ये रहा कि फलित करते हुए नवमास को अवश्य देखना चाहिए। नवमास कुंडली में ग्रह का स्वग्रही होना, उच्च का होना, नीच का होना, मित्र या शत्रु राशि में होना ग्रहों की सही प्रकृति को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि कोई ग्रह राशि कुंडली में नीचस्थ है पर नवमास कुंडली में वह उच्च हो तो जातक के जीवन में उन्नति होने की संभावना होती है। इस प्रकार यदि कोई ग्रह राशि कुंडली में उच्च हो और नवमास में नीच, तो जातक की अपने निजी जीवन या कार्य क्षेत्र में अपने पद से नीचे गिरने की संभावना बनेगी। नवमास कुंडली किसी ग्रह के अंश बल को बताती है, पर हमारे बृहत पराशर होरा के अनुसार नवमास कुंडली के अध्ययन द्वारा जातक के पारिवारिक जीवन को समझने में भी सहायता मिलती है। सभी भाव को विभिन्न शैली के माध्यम से समझने और विश्लेषण करने में भी नवमास कुंडली सहायक सिद्ध होती है। चंद्रकला नाड़ी के अनुसार नवमास में ग्रहों की स्थिति और महत्व राशि कुंडली के लग्न से निर्धारित होता है। तो नवमास में जब एक ग्रह लग्न राशि से जिन भाव में स्थित होता है उसे मान लीजिए प्रथम भाव, तो यहाँ पर लग्नांश कहा जाएगा। द्वितीय भाव तो वित्तांश, तृतीय भाव धैर्यांश, चतुर्थ भाव सुखांश, पंचम भाव पुत्रांश, षष्ठ भाव रोगांश, सप्तम भाव भार्यांश, अष्टम भाव निधनांश, नवम भाव भाग्यांश, दसम भाव कर्मांश, एकादश भाव लाभांश और द्वादश भाव व्ययांश। तो इस तरह से नामों से जाना जाता है। अपनी दशा अवधि में ये ग्रह उस अंश के फल देते जिसमें नवमास कुंडली में स्थित होते हैं। राशि कुंडली में ग्रह जिस राशि में होता है वहां से वो ग्रह नवमास कुंडली में जिस राशि में हो वहां तक गिने और उनके अनुसार फलित करे। तो यहाँ पर इस विधि में राशि कुंडली और नवमास कुंडली दोनों में ग्रह की स्थिति को देखना होगा। राशि कुंडली में लग्न और दोनों कुंडली में ग्रह की स्थिति के आधार पर विचार करना चाहिए जो अधिक उपयुक्त है। 16 वर्ग कुंडली के अनुसार यहाँ पर विश्लेषण आसानी से उपलब्ध नहीं है, पर प्रचलित विधि यह है कि वर्ग कुंडली का विश्लेषण और संबंधित वर्ग कुंडली के लग्न के आधार पर किया जाना चाहिए। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं नवमास की। हमें लग्न के स्वामी, लग्न में ग्रह और लग्न पर दृष्टि डालने वाले ग्रहों पर विचार करना चाहिए। प्रत्येक वर्ग कुंडली का एक कारक ग्रह होता है। नवमास कुंडली में भी पुरुष और स्त्री दोनों जातकों के लिए शुक्र ही प्रमुख कारक ग्रह है। स्त्री जातक के लिए मंगल और गुरु पर भी विचार करना चाहिए। लग्न के स्वामी और कारक ग्रह को नवमास लग्न से अशुभ भाव में स्थित
नहीं होना चाहिए। ग्रह को बली होने के लिए अपने भाव में, अपने उच्च भाव में, अपने मित्र भाव में केंद्र त्रिकोण में स्थित होना चाहिए और शुभ ग्रह से दृष्टि भी होनी चाहिए। लग्न और लग्नेश को पाप कर्तरी योग में नहीं होना चाहिए। पाप ग्रह से दृष्टि भी नहीं होना चाहिए और नीच या शत्रु राशि में भी नहीं होना चाहिए। दशा भुक्ति के प्रभाव का विश्लेषण करते हुए दशा के ग्रह और भुक्ति ग्रह के बीच परस्पर संबंध पर भी विचार करना होगा। नवांश कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण है। गोचर में जब शनि 2.5 साल के लिए नवांश की चंद्र राशि पर गोचर करता है, तब जातक और नवांश कुंडली के क्षेत्र अर्थात पारिवारिक जीवन में कठिनाई की संभावना है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि भाई नवांश की गणना कैसे करें। प्रत्येक राशि 30 डिग्री की होती है और 360 डिग्री के संपूर्ण चक्र में 12 राशियां होती है। एक राशि की 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को जब 9 भागों में आप करते हो तो उसका एक भाग 3 डिग्री पॉइंट 20 बनेगा। तो नवांश की सीमा इतनी ही होती है। 12 राशि के लिए 108 नवांश होते हैं। अब जब हम मेष राशि पर विचार करते हैं तो प्रथम 9 नवांश मेष से आरंभ होते हैं और धनु पर समाप्त होते हैं। वृषभ के नवांश मकर से आरंभ होते हैं और कन्या पर समाप्त होते हैं। मिथुन के नवांश तुला से आरंभ होते हैं और मिथुन पर समाप्त होते हैं। कर्क राशि के नवांश कर्क से आरंभ होते हैं और मीन राशि पर समाप्त होते हैं। तो नवांश गणना के इस सिद्धांत को समझने के बाद इनको सिंह राशि से वृश्चिक राशि और धनु से मीन राशि पर लागू कर सकते हैं। तो नवांश कुंडली का बनाने का एक ये भी विधि है और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ एक सरल विधि, बहुत ही आसानी से आप नवांश कुंडली को कर सकते हो। किसी भी चर राशि के नवांश का आरंभ उसी राशि से होगा। स्थिर राशि को नवांश का आरंभ विचारणीय राशि से नवम राशि से होगा। द्विस्वभाव राशि का नवांश ये विचारणीय राशि से 5वें स्थान पर स्थित राशि से होगा। इसी गणना के अनुसार लग्न को भी जो संबंधित नवांश में स्थित करना चाहिए। राशि का वर्गीकरण अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल तत्व इनके आधार पर किया जाता है। तो सबसे पहले अग्नि तत्व की राशि मेष, सिंह, धनु। तो मेष, सिंह, धनु के नवांश मेष राशि से आरंभ होते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी तत्व राशि वृषभ, कन्या, मकर के नवांश मकर राशि से आरंभ होते हैं। अब वायु तत्व, तो वायु तत्व में मिथुन, तुला, कुंभ। तो मिथुन, तुला, कुंभ के नवांश तुला राशि से आरंभ होते हैं। और जल तत्व राशि कर्क, वृश्चिक, मीन। तो कर्क, वृश्चिक, मीन के नवांश कर्क राशि से आरंभ होते हैं। किसी भी कुंडली का विश्लेषण नवांश कुंडली के बिना नहीं किया जा सकता। कोई ग्रह जिस नक्षत्र और नवांश में स्थित होता है उनको ध्यान में रखकर ही कुंडली का विश्लेषण करना चाहिए। नवांश को नवांश, लाभ, अंश, नक्षत्र पद अथवा नक्षत्र चरण इनके नाम से भी जाना जाता है। नवांश चक्र को समझने के लिए हमें शास्त्र के ग्रंथों का विस्तार से अध्ययन करना चाहिए। तो होरासार है, तो होरासार में भी आपको ग्रह के नवांश की स्थिति और राशि के नाम से बताया है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि कोई ग्रह नवांश कुंडली में मेष में है, यानी कि मेष में स्थित, तो ग्रह मेषांश में है। यदि कोई ग्रह मिथुन में स्थित है तो उसे मिथुनांश कहेंगे। फलित में राशि के कारक तत्वों का महत्व है।
और इनसे ज्ञात होता है कि नवांश में ग्रहों की राशि स्थिति को ऋषि मुनियों ने बहुत ही महत्वपूर्ण दिया है। चंद्रकला नाड़ी। चंद्रकला नाड़ी में नवांश तुल्य राशि और राशि तुल्य नवांश की संकल्पना की गई है। इनका अर्थ है कि नवांश कुंडली पर राशि कुंडली को प्रत्यारोपित किया गया और उनके अनुरूप विश्लेषण किया जाता है। तो किसी विशेष राशि में यदि कोई ग्रह राशि कुंडली में होता है और दूसरा ग्रह नवांश कुंडली में समान स्थिति में होता है तो दोनों ग्रहों का राशि से नवांश और नवांश से राशि का संबंध बना रहता है। वो एक दूसरे से अभिन्न संबंध रखते हैं। ध्रुव नाड़ी में राशि कुंडली के लगने से नवांश राशि को भावसूचक नवांश जैसे श्वास, धनांश, भाद्रांश, सुखांश, पुत्रांश, ऋणांश, कलत्रांश, रंध्रांश, भाग्यांश, कर्मांश, लाभांश, व्ययांश इनकी संज्ञा दी है। जब ग्रह संबंधित अंश पर पहुंच जाता है तो यहां पर कारक राशि के अनुसार उस पर विचार किया जाता है। नवांश कुंडली को एक स्वतंत्र कुंडली की तरह ही लेना चाहिए। उसमें ग्रह के उच्च नीच, मित्र, शत्रु भाव और ग्रह के मध्य दृष्टि पर भी विचार करना चाहिए। एक ही नवांश में यदि दो ग्रह एक साथ आ जाते हैं तो उसे नवांश संयोग कहते हैं और यह संयोग तब बनता है जब किन्हीं दो ग्रहों के मध्य अंतर 40, 80, 120 यानी कि 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280 या 320 अंश का होता है तो उच्च राशि का एक उच्च नवांश और एक नीच नवांश होता है। इस प्रकार प्रत्येक नीच राशि का एक नीच नवांश और एक उच्च नवांश होता है और यहाँ पर चंद्रमा का इनका अपवाद है। राशि कुंडली में चंद्रमा वृषभ राशि में है तो नवांश में वृषभ राशि में आ सकता है पर वह कभी भी वृश्चिक नवांश में नहीं आ सकता। पर वह इसी प्रकार देखे चंद्रमा वृश्चिक राशि में है तो नवांश में वृश्चिक राशि में आ सकता है पर वृषभ राशि में नहीं आ सकता। तो जब हम देखते हैं 64वें नवांश का महत्व बहुत होता है। शनि, गुरु और केतु जैसा कोई भी धीमी गति वाला ग्रह गोचर में जब इस बिंदु से गुजरता है तो जातक के जीवन में महत्वपूर्ण घटनाएं घटती है। शुभ ग्रह जब गोचर करते हैं तो अनुकूल घटनाएं घटेगी और पाप ग्रह जब गोचर करेंगे तो प्रतिकूल घटनाएं घटेगी। तो प्रश्न मार्ग में भी बहुत ही विस्तार से चर्चा की है। उसमें कहा गया कि 64वें नवांश की गणना सूर्य, चंद्र, लग्न तीनों की राशि से होनी चाहिए। 3 बिंदु से गोचर के परिणाम का विश्लेषण करना उचित होगा। हमें यह देखना होगा कि चंद्र जिस नवांश में स्थित है उनका स्वामी 64वें नवांश का स्वामी का शत्रु, मित्र या सम है। इसी आधार पर आयु का परिणाम भी जानना होगा। जातक अल्पायु, मध्य आयु या पूर्णायु है। इस तरह से लग्न और सूर्य से भी मापदंड को जातक की आयु का निर्धारण करना होगा। चंद्रमा अथवा लग्न से 64वें नवांश पर राहु गोचर में गुजरता है तो किसी निकट संबंधी की मृत्यु की आशंका हो सकती है। 64वें नवांश से त्रिकोण नवांश पर जब शनि गोचर में गुजरता है तब जातक की मृत्यु की संभावना हो सकती है। लग्न के नवांश और शनि के नवांश के बीच की संख्या को जितनी अवधि है उनसे उस वर्ष का पता लगता है जब जातक घावों से पीड़ित होगा या मृत्यु तुल्य कष्टों से गुजरेगा। हम लग्न से शुभ ग्रह के बीच की वर्ष संख्या का पता लगा लेते हैं और ये तब शुभ घटना की भविष्यवाणी कर सकते हैं। यदि अशुभ ग्रह तक
की गिनती करते हैं तो प्रतिकूल घटना का भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो ये गणना के एक नवांश को एक वर्ष के बराबर माना गया है। शनि जब राशि कुंडली में चंद्रमा में से 12वें, प्रथम, द्वितीय स्थान इन पर गोचर में गुजरेगा, यानी कि यहाँ से गुजरता है, तब शनि की 7.5 मानी जाती है। इसी प्रकार से जब शनि नवांश कुंडली में चंद्रमा से दूसरे भाव पर से गोचर से गुजरता है, तब नवांश कुंडली से संबंधित कारक प्रभावित हो सकते हैं। तो ये केवल 2.5 साल की अवधि तक होता है। एक ग्रह राशि कुंडली में चाहे अपने भाव में हो या अथवा अपने उच्च भाव में, किंतु यदि नवांश कुंडली में अपनी स्थिति के कारण वह अपना बल खो देता है तो उस ग्रह से जो शुभ फल मिलने वाले थे वो नहीं मिलते। तो राशि कुंडली के सर्वस बिंदु का प्रयोग करके नवांश कुंडली में उच्च राशि के बिंदु से तुलना करके हम महादशा और अंतरदशा के परिणाम की भविष्यवाणी कर सकते हैं। यदि यहाँ तक किसी का कोई सवाल है या कुछ कहना है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।